ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जैसे पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, सिविक्स कह सकते हैं, सोशल साइंस कह सकते हैं, इसका हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 एनसीईआरटी का पढ़ चुके हैं। तो पॉलिटिकल साइंस कहें, सिविक्स कहें या सोशल साइंस कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे, ठीक है जी। बचपन में लोग इसे सिविक्स कहते हैं, लेकिन 11th 12th के बाद ये पॉलिटिकल साइंस बन जाता है। यूपीएससी के लिए जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस नहीं रहेगा, राजनीति शास्त्र। तो एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है हम लोग आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है जी। पार्ट दूसरा, चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। पहला चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है जी। भेदभाव, चाहे किसी भी प्रकार का भेदभाव हो, उसके बारे में हम लोग आज पूरा का पूरा यह अध्याय एक शॉर्ट एंड स्वीट समरी है, इसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं, या चैप्टर 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स के जरिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है, स्टीरियोटाइप्स क्या है, प्रेजुडिसाइज क्या है, या फिर जितनी भी चीजें हैं जो कि हमारे समाज में, पूरे राष्ट्र में या फिर पूरे मानव समाज में, ह्यूमैनकाइंड में जो भेदभाव फैला हुआ है उसके कारण क्या है, और यह किन किन जगहों पे कैसे कैसे भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेशन लोगों के द्वारा लोगों के साथ किया जाता है। तो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है जी। तो डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस, हाउ लिव, लैंग्वेज एंड व्हाट वी ईट, व्हाट वी वियर एंड व्हाट गेम्स वी प्ले। मतलब अब कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि कैसे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या हमारा कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा है। सपोज जैसे अगर कोई बिहार का व्यक्ति हो, अगर महाराष्ट्र जाता है तो उनकी लैंग्वेजेस में डिफरेंसेस होंगे। अगर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति हो, अगर वह दिल्ली आता है, उनके लैंग्वेज में डिफरेंसेस होंगे। नॉर्थ ईस्ट का हो, अगर वह दिल्ली आता है तो उनके लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अंतर होना स्वाभाविक है। वो अपने रीजनल लैंग्वेज, अपने मदर टंग से बात करेंगे, बोलेंगे। और अगर उससे उन्हें देखकर, उन्हें बोलते हुए देखकर अगर कोई हंस दे, सपोज आपका क्लास है, क्लास में डिफरेंट रीजन रिलीजन के लोग हैं, वो अगर अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में बोल रहे हैं और आपको कुछ लोग, कुछ आप कहने मतलब आप नहीं पर्सनली, मतलब कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो उस पर कमेंट करते हैं, उसे टीजिंग मतलब उसे चिढ़ाने का प्रयास करते हैं, या फिर उनसे कह सकते हैं कि एक डिफरेंसेस जैसा फीलिंग क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, जैसे उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सेल्फ एस्टीम भरने का काम करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि डिफरेंसेस बहुत जगह और बहुत कारण से हो सकता है। जैसे किस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करते हैं, कहाँ रहते हैं, वहां उससे भी डिफरेंसेस होगा। लैंग्वेजेस, कौन सी भाषा हम बोलते हैं, उससे भी डिफरेंसेस क्रिएट होता है। फिर क्या हम लोग खान पान, हमारी व्यवस्था क्या है। जैसे अब केरल के लोग या फिर लद्दाख के लोग, दोनों को एक फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि केरल की जो है खान पान मछली है, चावल है। वहीं कह सकते हैं अगर लद्दाख की बात करूं तो वहां मिल्क है, मीट है, तो और जो भी चीजें हैं, तो डिफरेंसेस हो गया। तो जितने भी डिफरेंसेस हैं, चाहे खान पान, पहनावा ओढ़ावा, जैसे संथाली लोग की जो ड्रेस है, वो अब चले जाओ एकदम दिल्ली के लोगों के ड्रेस, तो दोनों में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है जी। जो ट्राइबल्स पीपल है उनके ड्रेसअप और हमारे ड्रेसअप में डिफरेंसेस है। अब है कि हम दूसरे लोगों को कहने लगे नहीं भाई वो तो इंफीरियर है, या फिर वो तो कैसे पहनता है, हम कैसे पहनते हैं। तो अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, अपने आप को सुपीरियर कह सकते हैं मानना, यह एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। किसी दूसरे के रिलीजन, कस्टम, कस्ट्यूम और उसके ड्रेसअप, उसके पहनावे ओढ़ावे को लेकर भद्दे कमेंट करना, या फिर यूं कहूं तो उसे इंफीरियर समझना, ये एक वन टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। तो उनके पहनावे ओढ़ावे को भी, और कौन सा गेम्स प्ले करते हैं, कौन कौन से खेल कूद हैं, इसको लेकर भी डिफरेंसेस वगैरह होते हैं। एक समय था कि जब हमारा कह सकते हैं देश में अंग्रेज अंग्रेज का आधिपत्य था, उस वक्त क्रिकेट को लेकर भी ऐसा ही, मतलब एक हम लोग सिंपल सा बॉल वगैरह खेलते थे। मतलब अभी भी मतलब वो बचपन में बॉल वगैरह जो मारने वारने के खेले, या फिर गुल्ली डंडा, जो भी हो, हम लोग का गेम अलग गेम था। तो अंग्रेज के आने के बाद जब क्रिकेट आया तो शुरुआत में दे थिंक दैट क्रिकेट आर देयर गेम्स। तो एक मूवी हुई है लगान, आप उसमें भी देखा होगा कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, चैलेंज दिया जाता है, तुम इसे नहीं खेल सकते, इसमें नहीं जीत सकते। मतलब देयर वर सो मेनी थिंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे अंग्रेज को भारतीयों ने पराजित कर दिया, इवन इन देयर ओन गेम्स, दैट इज क्रिकेट। तो ये चीज है कि कौन से खेल
हम लोग खेलते हैं, इसमें भी भेदभाव किया जा सकता है। अगर भारत की बात करूं तो भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ कच्छ से लेकर कामरू तक और कन्याकुमारी तक, पूरे कश्मीर तक डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। इसी में है कि देयर वर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, मतलब 8 से अधिक धर्म जो प्रमुख धर्म है, मेजर रिलीजन। और ऐसे सब रिलीजन तो बहुत सारे भारत में ही ऐसे कैसे उपधर्म बहुत सारे हैं, ठीक है जी। अपने अपने पंथ हैं, कोई कबीर पंथ को मानने वाला है, कोई महावीर पंथ को मानने वाला है। तो लेकिन यहाँ धर्म की बात कही जा रही है तो 8 से भी कह सकते हैं कि अधिक जो है प्रमुख धर्म है, और वो सभी 8 धर्म भारत में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, और सभी धर्मों के लोग भारत में रस्ते बसते और फलते फूलते हैं। तो ये भारत की एक कह सकते हैं कि विविधता, मल्टी कह सकते हैं ना, वेरियस डायमेंशंस कह सकते हैं कि अपने आप में बहुयामी एक रंग की तरह, एक गुलदस्ते की तरह, जिसमें एक गुलदस्ते में सभी प्रकार के फूल खिलते हैं। एंड देयर वर मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। ये 1600 लैंग्वेज जो है ये मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1600 भाषाएं जो है बोली जाती है भारत में। और ऐसे भारत में कहा जाता है कि हर एक 4 कोस में जो है बोली बदल जाती है, हर एक 4 कोस में, मतलब फ्यू माइल अगर आप ट्रैवल करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट, एनीवे in any direction, then you will find that at a particular region you will find that people are speaking different religions, you unable to understand it। तो 1600 लैंग्वेजेस तो ये कह सकते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बोलियां कई हो गई, उपबोलियां कई हो गई, उपभाषाएं कई होंगी, इसकी तो कह सकते हैं गणना ही शायद नहीं की गई होंगी। तो ये कुछ चीजें हैं, और इसको लेकर बताया जा रहा है कि मैंने पहले ही बताया कि लैंग्वेज के आधार पे, जाति के आधार पे, और बहुत सारे लिंग के आधार पे, बहुत सारे जो है चीजों के आधार पे जो है डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे समाज में, व्याप्त है और हर जगह, सिर्फ यहाँ नहीं, भारत में ही नहीं, विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे आप, जैसे अमेरिका में आप देख लोगे, इतना सिविलाइज्ड और डेवलप्ड कंट्री है, बट स्टिल देयर वर डिफरेंसेस इन ब्लैक एंड व्हाइट। अभी हाल फिलहाल में ब्लैक राइट्स मूवमेंट, या फिर कह सकते हैं ब्लैक राइट्स में, मतलब जो भी हो रिलेटेड, एक कह सकते हैं कि ट्रम्प के टेन्योर में बहुत बड़ा कह सकते हैं वायलेंस क्रिएट हुआ था और आंदोलन हुआ था। आगे है कि स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर। देखिए, जब किसी भी हम स्ट्रेंज व्यक्ति से मिलते हैं, जब किसी भी हमें ऐसे अजनबी अपरिचित व्यक्ति से मुलाकात होता है या फिर मिलना जुलना होता है, और उसके हम तमाम ट्रेडिशन, तमाम उसके सिविलाइजेशन, तमाम उसकी बोलचाल, खान पान, या फिर उनकी रहने सहने की, उनके पहनावे ओढ़ावों की कह सकते हैं कि तमाम उनके जो कह सकते हैं हैबिट्स और बिहेवियर है, उनसे हम अनफैमिलियर होते हैं, तो वहां भी डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, एक एनसीईआरटी में उदाहरण बहुत सुंदर दिया गया है, रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल एंड अर्बन एरिया मतलब ग्रामीण परिवेश का और शहरी परिवेश। मतलब ग्रामीण परिवेश में लोग, ऐसा कहा जाता है कि मतलब वो स्वास्थ्य को लेकर उतने ध्यान नहीं देते हैं, खुले में जाते हैं, या फिर इसके बारे में आगे कहा गया है कि ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो खेतीबाड़ी में अधिक जो है संलग्न रहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वही है। इसके बाद है कि ग्रामीण परिवेश के लोग जो है मतलब इसी तरह के ग्रामीण परिवेश के बारे में एक धारणा बनाई गई है, आम धारणा। ठीक उसी प्रकार शहरी जीवन के बारे में बताया गया है कि शहरी जीवन का लाइफ स्टाइल बहुत हाई फाई होता है, दे आर वेरी बिजी, मतलब और एज वेल एज दे आर वेरी कह सकते हैं कि वो रहने सहने का कह सकते हैं शहर में बहुत खर्च होता है, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक वगैरह बहुत अधिक होती है, पॉल्यूशन अधिक होता है। मतलब ये सब कुछ चीजें हैं जो कि शहरों के बारे में कहा गया है। तो एक धारणा क्रिएट हो जाती है कि ग्रामीण परिवेश के लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन यापन क्या है। ठीक उसी प्रकार जो है शहरी परिवेश के लोग कैसे जीवन जीते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। तो ये कुछ चीजें हो गई जिसमें बताया जा रहा है, एक उदाहरण देकर मतलब ऐसे समझने का प्रयास किया जा रहा है। आगे एक टर्म आता है प्रेजुडाइस। ठीक है, इस टर्म्स और स्टीरियोटाइप्स, इन दोनों टर्म्स को मैं इंडिकेट करके स्पेशली अंडरलाइन करके बता रहा हूं। ठीक है, प्रेजुडाइस का अगर अर्थ समझना हो तो जज अदर्स नेगेटिवली, सी एज इंफीरियर। किसी भी व्यक्ति को आप नकारात्मक रूप में उसे जज करें। जैसे अब सपोज दैट एक अंग्रेज होते थे, तो देखते हो कि अगर 1857 की क्रांति अगर आप पढ़ोगे, या फिर पूरे अंग्रेज का टेन्योर्स जो देखोगे, या फिर जज की बहाली में, सिविल सर्विसेज की बहाली में, तो अंग्रेज अपने आप को व्हाइट सुप्रीमेसी की बात कहा करते थे। उन्हें लगता था कि द
Indians or the black peoples are not able to govern themselves, they are not able to be in a higher position, they are not so civilized, but Indian civilization is more oldest than the Britain civilization, ठीक है जी, और British civilization। तो प्रेजुडाइज कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के लिए हम ये धारणा बना लें कि भाई वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमसे कह सकते हैं कि इंफीरियर है, हमसे वो नीचा है, हमसे वो तुच्छ है, और हम अपने आप को सुप्रीम मान ले, सर्वोच्च मान ले। इसी के कारण देखते हो एक समय आया था कि जब ऐसा कहा गया कि भारत के लोग भी, भारत के से कह सकते हैं भारत के लोग जो जज नियुक्त होंगे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ फैसले सुना सकेंगे। इसको लेकर फिर ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के सरकार में, ब्रिटेन के समाज में बहुत ही कह सकते हैं कि बहस छिड़ गई और अंत में यह बिल जो है वापस लेना पड़ा। ऐसा कहा जाता था कि भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी जजमेंट नहीं दे सकते। लोग क्या मतलब जज, जो जज नियुक्त होते थे, न्यायाधीश, अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेज का यहाँ अधिपत्य था, लेकिन अंग्रेज के जो जज होते थे वो भारत के लोगों को भी और अपने व्हाइट पीपल्स के ऊपर भी जजमेंट सुनाते थे। और ऐसा कहा जाता था कि सिर्फ व्हाइट पीपल जो है वो अंग्रेजों को जजमेंट देंगे या फिर अंग्रेजों को न्याय देंगे और अंग्रेजों के बारे में कह सकते हैं फैसला करेंगे। तो ये क्या, ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है जी, व्हाइट सुप्रीमेसी की वो बात करते थे। तो ये चीजें हैं। जज प्रेजुडाइज टर्म याद रखना, जज अदर नेगेटिवली, किसी भी व्यक्ति को नकारात्मक रूप में जज करना, उसका मूल्यांकन करना, एंड सी एज इंफीरियर, उसे एक नीचे के तौर पे, मतलब नीचा व्यक्ति के तौर पर उसे समझना, ठीक है जी। एक्ट टू हर्ट देम, एंड दिस टाइप ऑफ एक्ट सभी को हर्ट करेगा। ये इन प्रकार के कार्य जो हैं वो सामने वाले को स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें खलेगा, हर्ट करेगा, दुख उत्पन्न हो। आगे है एक टर्म है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स में कहा गया व्हेन वी फिक्स इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टीरियोटाइप्स। किसी भी व्यक्ति को एक इमेज में डाल देना, या फिर किसी भी समाज के लोग, किसी भी देश के लोगों को, किसी भी धर्म के लोगों को एक इमेज क्रिएट कर देना उसका कि भाई इस धर्म के लोग ऐसे हैं या फिर इस समाज के लोग ऐसे हैं, इसे स्टीरियोटाइप्स कहा गया है। अब जैसे एक उदाहरण दे लेते हैं, यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बहुत ही सुंदर बुक्स में वर्णन है, मैं यहाँ शॉर्ट स्वीट समरी बता रहा हूँ इसलिए उतना स्पेस नहीं है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए बता देना चाहता हूँ। एक बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि डिफरेंसेस कहाँ क्रिएट होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि हाउ द स्टीरियोटाइप्स क्रिएट इन आवर फैमिली और स्टार्ट इन आवर फैमिली। जैसे हम सिंपल सी एक उदाहरण लो बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में। जब बॉयज कह सकते हैं कि का जन्म होता है, व्हेन द बॉयज बोर्न इन हिंदू ट्रेडिशनल फैमिली, each and everywhere very happy, very interested, मतलब वो बहुत ही उत्साह से भरे होते हैं, they are very कह सकते हैं कि खुशहाल और आनंदमय होते हैं। तो उसी प्रकार जो है वहाँ स्टीरियोटाइप कैसे क्रिएट होता है। लेकिन जब किसी एक कन्या का जन्म होता है, किसी एक कह सकते हैं बच्ची का जन्म होता है, तो in fact father, the ground reality is that the fathers को एक टेंशन हो जाता है कि हमें बेटी की विवाह करना होगा, या फिर एक प्रकार का बोझ के तौर पे लेते हैं। इस प्रकार देखोगे कि फीमेल इन्फेंसाइट वगैरह जो इतना होता है कि जो गर्भपात वगैरह होता है, तो इन तमाम चीजें जो है ये जन्म से पहले ही डिस्क्रिमिनेशन प्रारंभ हो जाता है। आगे है कि स्टीरियोटाइप्स में बनता है, जैसे आप किसी बॉयज को आप जब बड़ा करते हैं, उसे अच्छे स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, या फिर उनको अच्छे खाने प्रोवाइड कराना, या फिर उनकी जो फैसिलिटी होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स साइड, दे आर नॉट इक्वल। गर्ल्स को उसी प्रकार जो है का समान जो व्यवहार जो है हमारे घर में ही नहीं मिलता, और ये 100% फैक्ट है और ये ग्राउंड रियलिटी है। तो स्टीरियोटाइप्स यहाँ क्रिएट होता है। और इसके आगे मतलब एक कम्युनिटी को हम जज कर लेते हैं, गर्ल्स आर इंफीरियर रेसेस, मतलब गर्ल्स को एक प्रकार से इंफीरियर रेसेस के बारे में हम लोग वो पढ़ाई घर की बिटिया है, दूसरे यहाँ चली जाएगी, या फिर ये अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा क्या लाभ होगा। सो दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टेड इन आवर होम, इन आवर फैमिली, एट द ग्राउंड लेवल। तो ये स्टीरियोटाइप क्रिएट करता है। आगे है कि एक और डिस्क्रिमिनेशन इस प्रकार आप देखोगे कि अगर कोई बच्चा रोता है तो बच्चे को क्या कहा जाता है, भाई आप रो मत, बच्चे रोते नहीं, मतलब मेंस, मतलब कह सकते हैं ना कि पुरुष के आंखों में आंसू, दे आर ब्रेव, दे आर मतलब कह सकते हैं वो बहादुर होते हैं, उनके आंखों में आंसू शोभा नहीं देता। लेकिन
द गर्ल्स शुड बी साइनस, साइनस इज देयर कह सकते हैं ना डेकोरेशन, गर्ल्स के पास जो है शर्मिंदगी होनी चाहिए, या फिर दिस शुड बी मतलब कह सकते हैं कि वो साइनस कह सकते हैं कि आप थोड़ी शर्मीली होनी चाहिए, जिससे कि मतलब एक उनका एक कह सकते हैं कि जो फुल्ली पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो वहां रुक जाता है और नहीं हो पाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक जेंडर के ऊपर, ठीक है जी, हम एक स्टीरियोटाइप फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो हमारा घर से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कोई भी जाति, कोई भी समाज, कोई भी लिंग, कोई भी कह सकते हैं कि रेसस के ऊपर जब हम यह चीजें थोप देते हैं कि भाई ये लोग ऐसे ही होते हैं या फिर इनका स्वभाव ऐसा होता है, उसी समय हम स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक दीज एग्जांपल आर मोर देन सफिशिएंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ट्राई टू फिट लार्ज नंबर इनटू वन पैटर्न, इग्नोर इंडिविजुअल्स। एक व्यक्ति का कह सकते हैं, फिर यहाँ उदाहरण मैं गर्ल्स कह दूंगा, हरियाणा वगैरह का अभी हाल फिलहाल जो है ओलंपिक्स वगैरह हो गए, तो बहुत सारे जो है गर्ल्स भी गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं, बॉयज भी जीत कर आए हैं। तो अगर सही वातावरण, सही इन्वायरमेंट, सही कह सकते हैं परिवेश मिले, सही ट्रेनिंग, सही कोचेस, सही स्कूल, सही एजुकेशन मिले, तो देयर विल नो एनी बायोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन, बिटवीन मेन चाइल्ड और वुमेन चाइल्ड या फिर गर्ल चाइल्ड। दे कैन इक्वली परफॉर्म। एग्जाम्पल है ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। तो ये चीजें हैं कि अगर हम सभी लोगों को एक ही आयतन में, एक ही पैटर्न में अगर ढालने का प्रयास करेंगे, तो फिर वहां परिणाम जो है गलत निकलेगा कि नहीं। सारे गर्ल्स चाइल्ड वीक ही होते हैं, नहीं वीक नहीं होते, कोई कोई रानी लक्ष्मीबाई भी होती है। एनीवे, ये चीजें हैं, आप सभी को वन पैटर्न में नहीं ढाल सकते हैं, ठीक है जी। सबके अपने अपने व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन पहले ही बता दिया कि इसके क्या क्या, अगर रीजन के बारे में बात करूं, रीजन मतलब क्या क्या कारण है जिससे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो है लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्स, कस्टम, प्रैक्टिसेस एंड इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटीज, ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनेशन के ये सब तमाम कारण मैंने पहले लैंग्वेज के बारे में बता ही दिया, धर्म के बारे में बता ही दिया, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बता ही दिया, कस्टम्स के बारे में, कस्टम्स में भी कह सकते हैं डिफरेंसेस होते हैं, प्रैक्टिसेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर हम बात करते हैं। अब जैसे आगे देखिए उदाहरण दिया है कि वर्किंग प्रोफेशंस या वर्किंग प्रोफेशनल्स वैल्यूड मोर देन अदर वर्क लाइक द क्लीनिंग, कटिंग एयर्स, गार्बेज पिकिंग एंड कास्ट सिस्टम। ये टर्म देखिए, जैसे आप कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कोई टीचिंग कर रहा है, ठीक है जी, तो टीचिंग और मतलब कह सकते हैं इसको अधिक लोग सम्मान देते हैं, लेकिन वही कोई अगर हेयर कटिंग कर रहा है तो उसे मतलब एक नीचा दिखाने का प्रयास करता है, अरे ये तो नाई है। या फिर कोई कॉबलर का काम कर रहा है, कोई मूची का काम कर रहा है, कोई लीडर का काम कर रहा है, या फिर कोई छोटी मोटी जैसे गार्बेज जो कह सकते हैं कूड़े कचड़े उठाने वाले लोग होते हैं, तो उन्हें एक कह सकते हैं नीचे दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, भेदभाव कह सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे समाज में व्याप्त है। और एक प्रकार का जो अतीत से ही चला रहा है कास्ट सिस्टम या कास्टिज्म, जिसमें कह सकते हैं कि कुछ एक वर्ग लोग जो है, कुछ एक मतलब कह सकते हैं वर्गों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। वहां भी यही बातें हैं कि हम उससे कह सकते हैं कि एक इमेज में ढाल दिए हैं और उसे हम एक इंफीरियर मतलब जो है छोटे कास्ट के लोग हैं, या फिर ये लोग कह सकते हैं कि अनटचेबल्स हैं, अछूत जिसे कहते हैं। हालांकि कुछ ये शब्द जो है टर्म जो है यूज में नहीं आता, दे आर कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड, तो कुछ टर्म्स को जो है इलीगल कर दिया गया है। इसमें शायद मैंने लिखा है नहीं, एक मिनट, हाँ, लीगली एबॉलिस्ट, जैसे अनटचेबिलिटी वगैरह जो है वो लीगली एबॉलिस्ट अब कर दिया है हमारे संविधान में। लेकिन यह अतीत से एक प्रथा चली आ रही थी, जिसमें कि कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जो कह सकते हैं कि कई एक कास्ट होते हैं, अभी भी कई एक कास्ट हैं। अगर कास्ट के बारे में बात करूं तो हर एक समाज में, हिंदू समाज में, हर एक समाज में कास्टिज्म होते हैं, लेकिन हर एक कास्ट के अंदर कई एक सब कास्ट फिर मिलेंगे। तो इतने डिविजन्स हैं कि आप इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रोफेशन की, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है जी। अब जैसे कोई गार्बेज कह सकते हैं कि पिकिंग ही कर रहे हैं, कोई कूड़ा कचरा ही उठा रहे हैं, अगर मान लो वो अगर कूड़ा कचरा नहीं उठाएंगे तो फिर हमारे समाज में गंदगी फैलेगी, इससे बीमारियां होंगी, ठीक है जी। ठीक उसी प्रकार कोई अगर सीमा पे जो है जवान फाइट कर रहा है अपने देश के लिए, अपने मदरलैंड के लिए,
तो ठीक उसी प्रकार जो है गार्बेज जितने भी कह सकते हैं उठाने वाले लोग हैं, दे आर ऑल्सो सर्विंग देयर नेशन, वो भी अपने समाज अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। सेवा करने का कह सकते हैं माध्यम अलग अलग हो सकता है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बोथ रोल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों का कार्य जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें हैं कि वर्किंग प्रोफेशंस में किसी एक कार्य को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और किसी एक कार्य को जो है कोई महत्व भी नहीं दिया जाता है। तो इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट सिस्टम के बारे में सभी को मालूम है, यहाँ देखिए बताया गया एससी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से कहते हैं, ठीक है जी। दलित शब्द का प्रयोग आया है, या फिर लोअर कास्ट भी कह सकते हैं, अनटचेबल या अनटचेबिलिटी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारे समाज में व्याप्त था कि कुछ एक जैसे निचले तबके के लोग होते थे, जो पुअर भी होते थे, अनएजुकेटेड होते थे, अनप्रिविलेज्ड होते थे, उन्हें उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उन्हें कह सकते हैं कि बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था। उन्हें साथ जो है खाने पीने रहने सहने या फिर घूमने फिरने या यूं बराबरी का दर्जा ना देना, मतलब हर एक क्षेत्र में, ठीक है, पढ़ने में हो गया, खेलने में हो गया, कूदने में हो गया, या फिर किसी भी एक क्षेत्र में जहां उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, बराबरी का हक नहीं दिया जाता, तो उन्हें नीचा समझा जाता था। मैंने वही इंफीरियर वाली जो ये कह सकते हैं प्रेजुडाइस कि इस कम्युनिटी के लोग यह कार्य को कर ही नहीं सकते। और इसके साथ साथ बहुत ऐसे प्रोफेशंस होते थे पहले जो जिसमें कहा जाता था कि जैसे कोई कॉबलर का अगर चाइल्ड है तो दे विल बी इन ए सेम ऑक्यूपेशन, अगर उसके फादर्स वो हैं मतलब कह सकते हैं कॉबलर हैं, तो दे विल बी देयर सन आल्सो बी कॉबलर। अगर उसके एक जैसे हिंदी शब्द में कुम्हार होते हैं, कहार होते हैं, एक टर्म जो है यूज अभी भी गांव वगैरह में, जो गांव परिवेश में इस चीज को जानते हैं। या फिर ऐसे 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 लोग मतलब जो जिस प्रोफेशन में है वो ट्रेडिशनली चलता था, परंपरागत के रूप में चलता था। मतलब अब अभी के समाज में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो अगर पढ़ लिख रहा है, जो मतलब ग्रेजुएट कर लिया, they can apply for UPSC no matter whether they any caste any religion any मतलब कम्युनिटी, किसी भी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी भी जाति के लोग, अगर वो एलिजिबल हैं तो IAS के लिए वो अपीयर हो सकते हैं। बट पहले क्या था कि नहीं, पहले के लोग में क्या थे कि जो जिसका प्रोफेशन में जन्म लेता था परंपरागत, उसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करता था। तो एक प्रकार से यह बाध्यता थी या समाज की यह कुरीति थी या एक कह सकते हैं कि जो प्रथा थी, जो कि कुप्रथा कहेंगे तो बेटर होगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं, ठीक है जी। उस समय के लोग जो है ये प्रथाओं को चलाते थे, लेकिन अब संवैधानिक रूप से अब इसे निरस्त कर दिया गया है। तो ये है, ठीक है। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी को मालूम है, कौन नहीं जानता है, कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। भारत के संविधान के निर्माण में और इनकी ड्राफ्टिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इनके बारे में एक स्टोरी बताया गया है एनसीईआरटी बुक्स में। पहले ये बता देता हूँ कि महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि महाराष्ट्र में उस वक्त की बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ करता था अंग्रेजों के समय में। तो उस कार्यकाल में एक स्टेशन से संबंधित मतलब रेलवे स्टेशन से संबंधित एक बहुत ही मतलब एक स्टोरी इसमें बताया गया है एनसीईआरटी में। उसमें कहा गया है कि जब वो अपने पिता से मिलने जाते हैं कोरेगांव, तो वहाँ जब स्टेशन पे उतरते हैं तो स्टेशन मास्टर टिकट चेक करने के बाद पूछता है आपको कहाँ जाना है, ये वो कोरेगांव बताते हैं। फिर उनको जाति के बारे में पूछता है, उन्हें लगता है कि दे आर वेल ड्रेस्ड, दे विल बी ब्राह्मण्स। तो फिर वो अपने बताते हैं कि हम महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमें अपने पिता के पास जाना है। फिर वो बुलक कार्ट के लिए जाते हैं, जो घोड़ा गाड़ी होता है, बुलक कार्ट अभी भी बहुत जगह घोड़ा गाड़ी आपको मिल जाएगा देखने में। तो उस घोड़े गाड़ी पे जैसे उन्हें बैठने के लिए मना कर देता है, जब यह जानता है कि ये निचले कम्युनिटी या फिर निचले कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो उस वक्त यहाँ इनके मन में उस वक्त जब यह बाल अवस्था थी, मतलब बाल बचपन थे, तो उनके मन में जो है यह कह सकते हैं कि एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत ही असर डालती है। फिर ये दुगने पैसे देने के लिए भी तैयार होते हैं। अंत में जो है स्टेशन मास्टर किसी तरह नेगोशिएट करके और उन्हें भेजता है। तो इस प्रकार की कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ। आगे चलकर ये डॉक्टरेट की उपाधि करते हैं, लंदन वगैरह पढ़ने जाते हैं, बहुत ही शिक्षित। तभी तो ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंट ड्राफ्ट कह सकते हैं कि चेयरमैन बने, मतलब भारत के संविधान निर्माता कहा जाता है इनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फिर रिजर्वेशन वगैरह की बात हुई, रिजर्व सीट वगैरह की बात हुई, पूना पैक्ट वगैरह आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही बात कही गई थी कि 10 साल के लिए जितने भी दलित कम्युनिटी एससी और एसटी वाले लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, ताकि उनको कह सकते हैं समानांतर मिलाया जा सके। तो रिजर्वेशन आज भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये भीमराव अंबेडकर का कह सकते हैं कि स्टोरी था, मैंने यहाँ बताया।
और ये महार कम्युनिटी से बंबई प्रेसिडेंसी में, आज जो मुंबई है महाराष्ट्र है, ठीक है जी, वहां से बिलोंग करते थे। आगे है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, मतलब स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, समानांतर के लिए या समानता के लिए प्रयास, ठीक है। तो फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड इक्वालिटी। देखिए हम लोग जो है पूरे के पूरे समाज के लोग, चाहे देखिए अतीत में जो भी रहा, अब जो है हमें भविष्य को सुधारना है। सभी लोग चाहे किसी भी जाति के हों, ऊंचे नीचे जो भी हो, अब सबको एक, जितने भी सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं सबको एक समानांतर रूप में लाना है। जैसे पहले एक समय था कि टेंपल एंट्री कुछ दलित लोगों को, मतलब कुछ कास्ट और दलित लोग ही स्पेशली होते थे, और जो निचले तबके के लोग होते थे उन्हें एंट्री नहीं होती थी। तो अब जो है एंट्री में लिए बहुत प्रयास किया गया है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के जरिए, सोशल और कह सकते हैं कि रिफॉर्मर्स वगैरह जो होते थे उनके जरिए। तो अब जितने भी सनातन संस्कृति या फिर जो भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी कास्टिज्म है, वो कुछ हद तक जो है अब तो हट गया है, लेकिन अभी भी कुछ रूढ़िवादी लोग या फिर रूढ़िवादी मानसिकता जाने में समय लगता है, और ये इतनी आसानी से जाता भी नहीं है। सो दैट यहाँ कहा गया स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, मतलब समानता के लिए लगातार हमें सतत प्रयास करते रहना है, तब हम जाके इस लक्ष्य को पा सकेंगे कि जितने भी जाति पात हैं सब भेदभाव को हटा सकेंगे, ठीक है जी। और जितने भी स्टीरियोटाइप या प्रेजुडिस वगैरह जो भी चीजें हैं, इसे हटाकर चाहे जेंडर इक्वलिटी की बात करो या फिर कास्टिज्म की बात करें, दोनों में इक्वलिटी मतलब समानता लाना है, और इसके लिए प्रयास करना है। आगे है फाउट, इसके लिए कहा जा रहा है कि हम सिर्फ ब्रिटिश से ही नहीं फाइट की, मतलब हम अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं लड़े, बल्कि जो कह सकते हैं कि भिन्नताएं थी, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और प्रयास किया। इसका एक रिजल्ट कह सकते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की क्राइटेरिया एक कुछ नहीं, बस जो है निचले तबके के लोग हैं उन्हें समानांतर में लाना है, उन्हें पैरेलल लाना है, उन्हें समान बनाना है, ठीक है जी। ये हो गया। आगे नाउ अनटचेबिलिटी क्राइम लीगली एंड एबॉलिश्ड। अब जो है ये अनटचेबिलिटी वगैरह जो है एक क्राइम है, अगर आप किसी के साथ आप भेदभाव करते हैं, किसी भी जाति के साथ, तो ये क्राइम माना जाएगा, और यह एक लीगली मतलब कह सकते हैं कानूनन जो है यह एक अपराध है, और इसे एबॉलिश्ड कर दिया गया है, इसे प्रतिबंध कर दिया गया है। आगे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, प्रियम्बल, प्रियम्बल में भी इक्वलिटी की बात कही गई है, फ्रेटर्निटी की बात कही गई है, जस्टिस की बात कही गई है, ठीक है। प्रियम्बल में हमारा जो है प्रस्तावना है, और संविधान में भी, ठीक है जी। राइट टू इक्वलिटी इज अ फंडामेंटल राइट। नाउ द इक्वलिटी इज अ वैल्यू। आगे अंत में यही कहूंगा कि इक्वलिटी इज ए वैल्यू, इक्वलिटी और समानता एक कह सकते हैं वैल्यू है, एंड दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग। और हम लोगों को अगर इक्वलिटी और समानता को अगर अचीव करना है, इसे हासिल करना है, तो लगातार इसमें प्रयास करते रहना होगा, तभी हम समानता हासिल करेंगे। आज भी देखियो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं कह सकते हैं कि गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो बेसिकली हमारा जो है जन्म गाँव में ही हुआ था, लेकिन दिल्ली में रहने के कारण मुझे दिल्ली का ट्रेडिशन भी पता है और गांव का भी ट्रेडिशन पता है। लेकिन दिल्ली के ट्रेडिशन में आप जैसे अब कोई भी क्लास, कोई भी स्कूल्स में एडमिशन लेंगे तो यहाँ कोई वैसा भेदभाव है नहीं, लेकिन गांव में कुछ हद तक भेदभाव समाप्त हुआ है। लेकिन कह सकते हैं ना कि एक जो कह सकते हैं कि इतनी लंबी प्रथा को जाने में समय लगता है, और कह सकते हैं कि समानांतर आने में सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकली मतलब कह सकते हैं संवैधानिक तौर पे एबोलिस्ट करने से नहीं होता है। कोई भी चीज जो थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूशन में लीगली कानून जब बनता है, उसे ग्राउंड लेवल पे, उसे धरातल पे उतारने में, इंप्लीमेंट करने में, और कह सकते हैं कि एक मन मस्तिष्क में जो एक कह सकते हैं ना कुप्रथा जो फैली होती है, वो एक ट्रेडिशन में नहीं जाती, एक जनरेशन में समाप्त नहीं होती, उसे कई एक जनरेशन लगते हैं समाप्त होने में। और अब जो है समाज बदल रहा है, धीरे धीरे डेवलप्ड जो है कह सकते हैं कि लोग कह सकते हैं कि मानसिकता हो रही है, सब चीज में परिवर्तन हो रहा है। अब गर्ल्स वगैरह को भी स्कूल्स वगैरह भेजे जा रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा की भी सरकार के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे सरकार के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि हमें अनटचेबिलिटी एबोलिस्ट करना है, और कुछ जो है नए नए प्रावधान लाए गए हैं ताकि जो है डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हटे। फिर राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है, जिसके आधार पे जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। और मुझे लगता है कि एकमात्र शिक्षा ही ऐसा साधन है जो कि समानांतर सभी को ला सकता है, और शिक्षा के माध्यम से सभी लोग ऊपर उठ सकते हैं। और अंबेडकर जी भी, डॉक्टर अंबेडकर भी
शिक्षा पे ही अधिक जोर दिए थे। तो जिन लोगों को भी अगर समानांतर आना है, जिन लोगों को भी अपने आप को एक कह सकते हैं अपनी पर्सनालिटी, चाहे किसी भी कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, अपर कास्ट के हो, किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन से हो, जिन्हें ऊपर उठना है, जिन्हें समाज में अपनी कह सकते हैं पैर जमानी है, पैर जमानी नॉट इन द नेगेटिव सेंस, बट अपनी एक पर्सनालिटी और इमेज बनानी है, वो अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करे। और शिक्षा ही वह माध्यम है जो कि तमाम विश्व को और पूरे के पूरे भारत को, पूरे के पूरे ह्यूमैनकाइंड को, मानव समाज को इक्वलिटी प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता होती है, उनमें विचार विमर्श करने की एक क्षमता होती है। और कह सकते हैं कि हम इक्वल तभी हो पाएंगे जब हम अपने मन मस्तिष्क के साथ साथ जो है आर्थिक रूप में भी समान हो, सब इक्वली डेवलप्ड करें। सो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज चैप्टर 2 फिनिश किए हैं। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट से संबंधित है, ठीक है जी। ये एनसीईआरटी क्लास 6 ही अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके साथ 8 चैप्टर है, फिर लोकल बॉडीज वगैरह के बारे में भी पढ़ना है हमें। तो पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2, चैप्टर 1 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।